किसी वस्तु का गुण है। किसी वस्तु पर फोर्स लगाने के बाद यदि वह पुनः अपने शेप को रिगेन कर ले, उसी को इलास्टिक प्रॉपर्टी कहते हैं। फोर्स लगाने के बाद क्या होगा, शेप को रिगेन कर लेगा। जैसे बैलून को फूकना जिसे कहते हो, पचकाओ उसको, फिर हटाओ, फिर क्या होता है वो शेप को रिगेन। नेक को दबाओ, दाबे फिर छोड़ दिए, फिर शेप मांगे, ऐसे थोड़े है दाबे दबे रह जाता है। ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें भी होगा वही क्या होंगे, इलास्टिक बॉडी होंगे। वो इलास्टिक बॉडी, और उसमें जो प्रॉपर्टी होगा उसको इलास्टिक प्रॉपर्टी कहेंगे, और उस गुण को इलास्टिसिटी कहते हैं। नहीं समझ में आया है? बोले तो समझ में नहीं आया। अब लिख है उसको पढ़ो। प्रत्यास्था इलास्टिसिटी किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी मूल आकृति को प्राप्त कर लेती है। इलास्टिसिटी क्या है, गुण है, प्रॉपर्टी है, जिसके कारण वह अपनी मूल रूप को पुनः प्राप्त कर लेगी। यानी कि फोर्स लगाने के बाद उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होगा, डिफॉर्मेशन होगा लेकिन पुनः अपने रूप को क्या कर लेगा, शेप को प्राप्त कर लेगा। शेप क्या करेगा, रिगेन कर। जैसे बैलून को दबाते हो तो बैलून को दबाने के बाद क्या होती है, बैलून को दबाए और दबाने के बाद छोड़ देते हैं, शेप को रिगेन कर लिया। नहीं बोलेंगे तो खास प्रॉपर्टी हो गया ना, तो आज उसको क्या बोलेंगे, इसमें कौन प्रॉपर्टी है, इलास्टिक प्रॉपर्टी है। इसी कारण से वह अपने शेप को पुनः क्या करती है, रिगेन कर लेती है, वापस कर लेती है। समझ में आ गया ना, या रिगेन करने की चेष्टा करती है। जैसे स्प्रिंग को जैसे रिफिल समझ रहता है, ऐसे खींचा फिर छोड़ दो तो फिर झन 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 करके फिर वो शेप में चला आती है। लेकिन बार बार ऐसा गिरेगा तो उसमें कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाती है, मतलब नमड़ जाएगा वो, उसे कहते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन। ठीक है ना, वो चीज़ होती है, उसे इलास्टिक बॉडी कहते हैं। तो आप कुछ हो जाए ना तो सब कुछ वो समाचार, उसे क्या कहते हैं, इलास्टिक बॉडी कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा। फिर से वाला का आदमी को हम पुष्ट पीटते हैं, ये चीज़ समझ में आ गया ना। स्ट्रेस प्रतिबल, स्ट्रेस क्या होती है वो सुन लो। द अमाउंट ऑफ अप्लाइड फोर्स एक्ट ऑन पर यूनिट सरफेस ऑफ एनी बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। चैप्टर जितना इम्पोर्टेंट सोचते उतना इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टेक्निकल में पढ़ना पड़ेगा, हायर लेवल फिजिक्स कर सकते हो। स्ट्रेस समझो क्या होती है, नहीं कहते हो अभी हम स्ट्रेस दिमाग में खराब कर मेरा, मतलब तुम पर एक प्रकार से फोर्स लग रहा है, दबाव पड़ रहा है तुम पर, क्या हो रहा है, दबाव पड़ रहा है। स्ट्रेस का मतलब जैसे देखो, ये एक कलम है, ये पेन है, नहीं है, इसको ऐसे पकड़ के दबाओ, क्या करना है, इसको दाबना, ऐसे दाब रहे हैं, दबाना ही स्ट्रेस होती है। ये दबाना ही क्या होगी, स्ट्रेस। इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे, तू जान लो, हिंदी बोलेंगे नहीं, क्योंकि सारा दिन इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं टॉपिक, सब जगह देखो इंग्लिश में लिखा हुआ, जितना मेरा नोटबुक सब है वो स्ट्रेस हो गई। अब इसके जस्ट विपरीत है स्ट्रेन। क्या है, स्ट्रेन क्या होती है, बॉडी को पकड़ करके खींच लो, बॉडी में नमर जाएगा, लेंथ में इंक्रीज होगी, डिफॉर्मेशन होगी बॉडी में, उसी क्या कहते हो, स्ट्रेन कहते हो। खींचना, पुलिंग फोर्स, जाता होगा मॉल सब बढ़िया, उस पर लिखा होता है पुल, एक तरफ लिखा होता है पुश। पुल मतलब होता है धक्का देना, और पुश मतलब होता है तो पुलिंग फोर्स मतलब क्या होगी, धक्का, ऐसे खींचेंगे। अरे पुल मतलब खींचेगा ना, पुश मतलब धक्का देगा ना, जैसे खींचो उसको दोनों तरफ पकड़ करके ऐसे, यही क्या हो जाएंगे, स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होगी, जब बॉडी को दाबेंगे दोनों तरफ तो वो हो जाएगी स्ट्रेस। तो दबाएंगे या खींचेंगे तो ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसी के अनुसार ना, इसीलिए स्ट्रेस का फार्मूला जान लो। स्ट्रेस का डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स बटे क्या होगा, एरिया।
डिफॉर्मिंग फोर्स और रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन में क्या होंगे? एरिया। ये स्ट्रेस का फार्मूला होती है, ठीक है ना। ये बात हो गई। या बहुत जगह ये भी लिखा रहेगा लोड या फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। लोड है, फोर्स है, जितना बॉडी पे क्या किया गया है, एक्ट किया गया है, और डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी, उसी बॉडी का। ये एक बॉडी है, इस बॉडी पर लोड लगा रहे हो। लोड कहने मतलब मान लो ऐसे नीचे धर दिया, ऊपर से दाबेगा तो भी लोड हुआ ना। या तू ऐसे करके अपने हाथ से दाबो तो भी लोड हुआ। लोड मतलब फोर्स हो गया, ठीक है ना। वो लोड अब बट्टा इस बॉडी का क्रॉस सेक्शन एरिया, वही निकल जाएगा स्ट्रेस, ठीक है। समझ में आ गया होगा। और ये स्ट्रेस कई प्रकार के होते हैं। स्ट्रेस क्या होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। चलो जो टॉपिक तुमको है सिर्फ वही भी डिस्कस करेंगे। स्ट्रेस समझ में आ गया। अब स्ट्रेस बारे में पढ़ लेते हैं। तो स्ट्रेस बराबर क्या होंगे यहाँ से? स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन एरिया। ये फार्मूला किसका निकल गया? स्ट्रेस का। फोर्स अपॉन एरिया, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्ट्रेस। MLT पावर -2 लिया क्या होगा? L² होगा। ये ऊपर जाएगा M L के पावर -1 और T के पावर क्या होगा? -1 होगा। ये समझ में आ गया ना। ये चीज़ हो गया M L के पावर -1 और T के पावर -2। अब इसका इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? यूनिट निकालेंगे। ऐसा यूनिट मास का kg मीटर 1 S-2 या इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया ना। CGS यूनिट बंद करो, काहे बार बार ठीक कर रहा है? मारो एयरप्लेन मोड में या जाकर बात कर लो बाहर। CGS यूनिट क्या? यहाँ पर kg है तो यहाँ पर किस में मेजरमेंट करेंगे? ग्राम, सेंटीमीटर और सेकेंड -2 या डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से इसका लिखेंगे FPS यूनिट। समझ में आ गया ना। FPS यूनिट क्या होंगे? ये पाउंड FT हटा पेज ला दूसरा। अब देखो स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस है ना। स्ट्रेस नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तीन प्रकार के होते हैं स्ट्रेस। पहला है नॉर्मल स्ट्रेस। इसे कहते हो अभिलंब प्रतिबल। हम तो खाना खाते जैसे नहीं है, जैसे तो पानी ही सेवन करते हैं। अभिलंब प्रतिबल रात को भी दिखा होगा। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। दही भी नहीं लिए थे, हम देख रहे थे वहाँ से। अरे वो पेट तो भरा हुआ था ना, खाना का टेस्ट ले रहे थे ना, समझा।
अरे नहीं खाना है लेकिन टेस्ट तो कम, वैसे भी कभी हम जितना थोड़े खा पाते हैं, टेस्ट लेते हैं मतलब हो गया, थोड़ा थोड़ा लिए बात खत्म है। टेंजेंशियल, अब लेने देने वाला देता है तो क्या करेगा, थरिया में रहबे करेगा ना, हम कहते नहीं तो कहते नहीं लीजिए तो दो रहेगा। स्पर्शीय प्रतिबल, नॉर्मल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो पहले ये समझने से पहले बुझेंगे नॉर्मल क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल क्या है और टेंजेंशियल क्या है। तीन बात आती है, तीनों के बारे में जानकारी लेते हैं, ये तीनों चीज़ क्या होती है ना। अब देखो, वैसे तुमको फोर्स नहीं दिया है पढ़ने के लिए, देना चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं है, तो जान लेते हम लोग हैं एक्सिस के बारे में। टेक्निकल में जाओगे तो इसे टॉपिक से मुलाकात होगा। अब देखो, लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स भी ठीक है, एक्सिस है। पहले एक्सिस मान लो ऐसे कोई बॉडी है, यहाँ हम लोग जो बात करते हैं ना, बार बात करते हैं मतलब रड। टेक्निकल में स्टील को स्टील बार कहा जाता है और वो उसी का फिगर है। कॉलम भी कह सकते हो, कोई कॉलम या कोई मेंबर है तो वैसी नाम से पुकारा जाए जैसे कहा जाता है। तो ये हो गए एक्सिस। अच्छा, जैसे ये बॉडी है, इसमें दो डायमेंशन है, इसमें लंबाई भी इसका है। जैसे इसी को ले लो, ये बॉडी है ना, एक मेंबर ये है, रेक्टेंगुलर मेंबर है, मतलब क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है। इसके पास दो डायमेंशन है, एक डायमेंशन ये हो गया और एक डायमेंशन, तो ये लंबा ज़्यादा है और चौड़ा कम है, तो बोलेंगे कि ये इसका क्या हो गया, लंबाई हो गया। क्या है, लंबाई हो गया। तो लंबाई हो गया, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा यहाँ से एक्सिस पास करेगा ना, एक्सिस पास करेगा, तो इसी एक्सिस को लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस कहते हैं। जो एक्सिस बिट्स को दो बराबर भाग में बांटती है, उस एक्सिस को लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस कहते हैं। और वो एक्सिस लेंथ के अलोंग होती है, लेंथ के पैरेलल, लेंथ के अनुदिश होती है, उस एक्सिस को लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस कहा जाता है। जैसे ये कोई भी मेंबर है तो ये लंबा ज़्यादा है, लंबा वाला हो गया, तो इसके बीच में एक पॉइंट आएगा, ये एक्सिस देखो ऐसे करेंगे आधा भाग इधर आधा भाग इधर, तो लंबाई नहीं कटा है दो पार्ट में, लंबाई कटेगा तो यहाँ से कहीं से एक्सिस पास करेगा, पास समझ जाएगा ना, ये सेंटर से पास किया है। तो ये इस एक्सिस को नाम दिया गया है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, मान जाएगा ना। और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पर जो एकदम पॉइंट पर अब कहेगा बताइए इसका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस कहाँ है, बोलेंगे रिफिल ही हो गया इसका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पर जो फोर्स लगता है, ये एफ फोर्स लग रहा है, इसी फोर्स को लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स कहते हैं। हिंदी नहीं जानते, हिंदी नहीं पढ़ना, इंग्लिश पढ़ो सिर्फ, समझ में आ गया ना। जो भी होंगे लॉन्गिट्यूडिनल क्या बोलेंगे उसको हम लोग, फोर्स बोलेंगे, समझ में आ गया होगा। लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स आशा है ना। और लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स भी कई प्रकार के होते हैं, इसेंट्रिक फोर्स तो नहीं पढ़ना है। और इसको हम लोग एक्सियल फोर्स भी कहते हो, क्योंकि पहले फोर्स समझ में आएगा तब समझ में क्या आएगा, स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस को डिफाइन करेगा तो उसमें फोर्स आएगी। फर्स्ट आती है ना, तो पहले फोर्स तो समझो तब है ना स्ट्रेस, ये बात हो गई। लॉन्गिट्यूडिनल तो समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं नॉर्मल क्या होगी और शियर क्या होगी, ठीक है ना। नॉर्मल इट इज द टाइप्स ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और इट इज द फोर्स लाइन ऑफ एक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। ऐसे मान लो इसी बॉडी को ऐसे प्लेस कर दो रोटेट करके, ये हो गया, ये सरफेस है ना,
और ये भी क्या है, सरफेस, ये क्या है, सरफेस, ये भी क्या है, सरफेस। टाइप्स ऑफ फोर्स, ये भी टाइप्स ऑफ फोर्स है। जब फोर्स सरफेस के लगे परपेंडिकुलर, सरफेस का क्या डिग्री एंगल बनावे, 90 डिग्री, ऐसे फोर्स लग रहा है। ये जो तीर दिखाते हो ना, इस पर फोर्स लग रही है ना, तो उसको इसी प्रकार का सिंबल से दिखाया जाता है कि फोर्स एक्ट कर रही है, फोर्स लग रही है, समझ में आ गया ना। तो इस बॉडी पर ये फोर्स लग रही है, तो इस सरफेस के लंबवत फोर्स है, या ऐसे लगेगा फोर्स, इस सरफेस के लंबवत फोर्स है। तो इसी दोनों फोर्स को, चूँकि सरफेस की लंबवत फोर्स है, इसको कह देते हैं कौन फोर्स, नॉर्मल फोर्स। क्योंकि पहले फोर्स समझो तब फिर स्ट्रेस समझो। अब बात आती है कि नॉर्मल स्ट्रेस समझने के लिए नॉर्मल फोर्स पढ़ लिया, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस समझने के लिए लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स पढ़ लिया, अब टेंजेंशियल स्ट्रेस समझने के लिए टेंजेंशियल फोर्स पढ़ेंगे। सिलेबस को देना चाहिए पहले फोर्स, तब देना चाहिए, नहीं दिया कोई बात नहीं है, अच्छी बात है ना। तो अब हम लोग वैसे तो दूल्हन कह के कल्टी मार दिए, हमको पता था, इसीलिए काफ़ी अपना लाए। अब देखो यहाँ से ऐसे रहेगी बॉडी, जैसे मान लो ये मोबाइल है, ये फोर्स लग रहा है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर है ना, यही नॉर्मल फोर्स हो गया। ऐसे लगाओगे ना, ये भी क्या हो गए, नॉर्मल फोर्स हो गए। कहेगा लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स, बोलेंगे लेंथ है ना, ऐसे लगा फोर्स यहाँ पर, ऐसे नॉर्मल फोर्स भी है, लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से एकदम बीच से एक्सिस से ही पास कर रहा है ना, इसीलिए क्या हो गई है, लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स हो गए। अच्छी बात है। अब कहेगा टेंजेंशियल फोर्स, नाम है स्पर्शीय प्रतिबल है, हम लोग पढ़ रहे हैं स्पर्शीय बल, पहले पढ़ेंगे। टेंजेंशियल है, स्पर्श खींचो, ये सरफेस है ना, ऐसे फोर्स लगा, देख रहे हो मेरे, हमको देखो जैसे फोर्स लग रहा है ना, यही फोर्स क्या हो गया, ऐसे जो फोर्स लगाएंगे बॉडी पर, यही क्या हो गए, टेंजेंशियल फोर्स हो गए। ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स हो गई। तो ठीक है, टेंजेंशियली फोर्स को ही शियर फोर्स कहा जाता है। इट इज़ द फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल टू द सरफेस, यानी बॉडी पर जो लग रही है, ऐसे लग रही है फोर्स, इस प्रकार से। इसको कौन फोर्स कहते हो, शियर फोर्स, शियर फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स, FORCE। तो टेक्निकल में टेंजेंशियल फोर्स नाम नहीं जाना जाता है, इसको जाना जाता है शियर फोर्स के नाम से। जो हाईलाइटेड नाम उस बारे में बात करने हैं, टेंजेंशियल फोर्स है, दोनों नाम दिया, दोनों दिया है। तो ठीक है, तो हम लोग शियर फोर्स ज़्यादा प्रचलित है, हर एक बुक में तुमको शियर फोर्स ही मिलेगा, और इसको टेंजेंशियल फोर्स भी कहते हैं, उसमें दिया भी है, सबूत हमारे पास में है, समझ में आ गया ना। अब समझेंगे कि स्ट्रेस क्या होती है। कोनो स्ट्रेस हो, स्ट्रेस जब भी आ गया तो फोर्स बटे एरिया फार्मूला होबे करेगा। वैसे स्ट्रेस का फार्मूला फोर्स बटे एरिया गलत है, लेकिन अभी सही है। क्यों गलत है नहीं जानना है, टेक्निकल में हम लोग को पढ़ना पड़ता है। सिर्फ फोर्स बटे एरिया नहीं होती, रिस्टोरिंग फोर्स बटे एरिया होती है, जो सही लिखा था वहीं पर समझ जाएगा ना। अब ये क्या चक्कर है, दिमाग में सीधा स्ट्रेस पूछेगा तो फोर्स बटे क्या कह देंगे, बात करते हैं बिंदास हो करके ना, ये बात करने के लिए लेना है, मैंने ये बात बता दिया। स्ट्रेस के बारे में जो फोर्स होती है, तो 3 प्रकार का फोर्स लगती है बॉडी पर। अभी तक जो पढ़े हो, धक्का खिंचाव को बल कहते हैं, तो बल भी 3 प्रकार का बल लगेगा। एगो लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स लगेंगे जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से पास करेंगे, एक नॉर्मल फोर्स लगेंगे सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे, एक शियर फोर्स लगेंगे सरफेस के टेंजेंशियली होंगे। ये बात हो गई है ना। उसके बाद फिर इसका भी टाइप्स है, नॉर्मल फोर्स का भी टाइप है, नहीं जानना है नॉर्मल फोर्स का टाइप्स क्या होती है। अब देखो ये पढ़ लिया, इतना पढ़ने के बाद अब पढ़ेंगे कि ये नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है ना। नॉर्मल स्ट्रेस, कंबाइंड स्ट्रेस, यहाँ बात किया गया है डायरेक्ट का छुच्छे, मतलब टेक्निकल है ना, स्ट्रेसे के बारे में पढ़ना है, पूरा स्ट्रेस के बारे में पढ़ना है। यही है मैकेनिक्स ऑफ, किताब में भी दिखाए थे, उसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। यही स्ट्रेस से स्ट्रेन करना है भर जिंदगी, छुच्छे हम लोग वही करते करते दिमाग खराब हो रहा था, स्ट्रेस स्ट्रेन। अब देखो यहाँ से, तो इतना बात हो गई। अब पढ़ूँ नंबर 1 नॉर्मल स्ट्रेस।
नॉर्मल स्ट्रेस। तो इंग्लिश ही पढ़ेंगे, हिंदी तो ठीक है। द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट एज पर यूनिट एरिया ऑफ एनी बॉडी, दिस फोर्स इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। फिर से सुनो, द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब इसलिए कहा गया है कि बल लगाते हैं बॉडी पर, कुछ समय के लिए उसका शेप बिगड़ जाता है, नहीं बिगड़ता है। फूकना पर बल लगाओ, दाबते उससे बिगड़ा ना, जैसे छोड़ते हो तो क्या होती है, रिस्टोरिंग कर लेती है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स, जिस फोर्स से डिफॉर्म कर रहे हो, या वही फोर्स, या ऐसे कहो हटाएंगे तो उसी जिस रेट से तुम दबाए हो हटा देगा, उसी रेट से फिर अपने आप को रिस्टोर कर लेगी। समझ रहे हो बात को? बॉडी फोर्स लगाए, जिस रेट से फोर्स, जितना फोर्स लगाए हैं अभी उतना लगा हुआ, मान लो ऐसे है, ऐसे लगाया हुआ है, ठीक है ना। छोड़ेंगे तो उसी रेट से क्या होगी, फिर शेप को देखो रिगेन कर लिया, ऐसे लगाए है ना, दबा हुआ है, छोड़ फिर से वो क्या कर लिया। तो न्यूटन का थर्ड लॉ, प्रतिक्रिया बराबर प्रतिक्रिया हो, जितना फोर्स लगा उतना धक्का देगा, तो वही तो हो रहा है यहाँ पर। इसीलिए के डिफॉर्मिंग फोर्स का रिस्टोरिंग फोर्स मतलब फिर शेप को रिस्टोर कर लेगा, प्राप्त कर लेगा। नहीं कहते मेमोरी को रीसेट कर दिए, सब खाली कर दिया, जितना जगह फिर से आ गया जगह, तो भरा था ना फिर खाली हो गया। उसी चीज़ को कहेंगे फोर्स एक्ट ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ एनी बॉडी। पर यूनिट एरिया का मतलब होती है कि पूरा एरिया पर, एकांक क्षेत्रफल पर, सब पर, वही क्या होंगे, नॉर्मल स्ट्रेस होंगे। या ऐसे कहते हो जो सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगेंगे उसके कारण बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट होगा, उसी को नॉर्मल स्ट्रेस कहेंगे, कुछ भी नहीं है। उसके बाद सुनो, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होती है। द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स अलोंग लेंथ ऑफ एनी बॉडी एक्ट ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। यही बॉडी है ना, लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स के कारण बॉडी में क्या क्रिएट होगी, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ये फोर्स जो लग रही है ये कितना एरिया आप लग रही है, ये कितना एरिया आप लग रही है, वो फोर्स अपॉन एरिया, जितना फोर्स लग रही है वो फोर्स अपॉन जितना एरिया लग रही है वो एरिया, वही हो गया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। समझ में आ गया ना। अब पूछेगा टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होती है, तो द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स अलोंग टेंजेंशियली ऑन एनी बॉडी एक्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस। पर यूनिट एरिया मतलब एकांक क्षेत्रफल पर यूनिट एरिया का मतलब होता है यूनिट क्षेत्रफल, समझ रहे हो ना। ऐसे सिंपल लो एरिया, यहाँ हर एक में क्या बात क्या गया है, पर यूनिट एरिया बात क्या गया है, पर यूनिट ये सब कुछ डिफाइन किया गया है, वो पर यूनिट एरिया का डिफाइन किया गया, मतलब यूनिट एरिया के लिए 1 सेंटीमीटर लो या 1 मीटर लो, तो जितना भी डिफिनेशन बोलेंगे सब में एरिया क्या लेना है तुमको, पर यूनिट एरिया लेना है। कि फोर्स पर यूनिट एरिया कहना, जैसे कहते हो ना गाड़ी की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, कहते हो ना, यानी कि 1 आवर में कितना चलेगा 10 किलोमीटर। उसी प्रकार से यहाँ पर जो जैसे स्ट्रेस बराबर होता है न्यूटन पर मीटर होती है ना, तो बोलेंगे एक स्ट्रेस लग रहा है 10 न्यूटन पर मीटर, मतलब 1 मीटर पर कितना बल लग रहा है 10 न्यूटन। तो इसीलिए जब भी बात करते हो ना, तो ये किस में बात करेंगे हम लोग, पर यूनिट एरिया में बात करेंगे, चाहे कोई भी स्ट्रेस हो, हमेशा किस में बात करेंगे, पर यूनिट एरिया में। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होती है, लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स लगती है ना, वो पर यूनिट एरिया कितना लग रही है वही हो गया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है, नॉर्मल फोर्स होती है ना, वो पर यूनिट एरिया पर कितना लग रही है, तो वही हो गया क्या लग गया, वही हो गया नॉर्मल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या हो गया, बॉडी के टेंजेंशियली जो फोर्स लगती है तो वो पर यूनिट एरिया पर कितना लगती है, वही हो जाएगा शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस। ये बात बता दिया। अब केमिस्ट्री छोड़ देंगे, लेकिन ये पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे किसके बारे में, स्ट्रेन के बारे में। अब स्ट्रेन के बारे में पढ़ो। विकृति होता है, विकृति ऐसा सुन के भी कैसे लगता है, कैसे लिखा, ऐसे लिखा है ना, देखो तो उसमें ठीक है। विकृति स्ट्रेन, ऐसे स्ट्रेन बताया, जैसे ये बॉडी है, यही है, खींचो उधर से खींचेगा, इधर से खींचेगा, यही क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया। पवन कष्ट होता कहीं कुछ दबा नहीं जाए, नहीं दबाएगा ना, समझ में आ गया। स्ट्रेन समझ, वही स्ट्रेन हो गया, मतलब बॉडी को खींच रही हो, पुलिंग फोर्स, ठीक है। जैसे ये बॉडी मान लो है, स्ट्रेन समझना होगा। तो स्ट्रेस में क्या होती है, देखो स्ट्रेस में जैसे सिंपल हम ऐसे बात करेंगे, तो स्ट्रेस में टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है।
वैसे स्ट्रेस दो प्रकार की होती है, तो कहा है ना हाँ, नॉर्मल स्ट्रेस दो प्रकार का। कितने प्रकार का नॉर्मल स्ट्रेस? सुन लो, समझा देते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस दो प्रकार का, एक टेंसाइल स्ट्रेस, एक कंप्रेसिव स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस कितने प्रकार का? दो। एक टेंसाइल, एक कंप्रेसिव। टेंसाइल मतलब जब बॉडी को ऐसे खींचेंगे, ये टेंसाइल स्ट्रेस हो गया, नॉर्मल में ही, सरफेस के ऊपर में अभी भी लग रहा है, समझ रहे हो। इसी के बात करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस, ऐसे आप बॉडी को दाबेंगे तो भी स्ट्रेस होंगे क्रिएट। चाहे बॉडी के खींचो, बॉडी के दाबो, क्या होंगे? स्ट्रेस क्रिएट होंगे। नहीं समझ में आया? Yes, sir. आदमी को हाथ पकड़ लो तब खींचो, या ऊपर से दो आदमी बैठा दो कपार पर, दोनों कंडीशन से दबाव लगे, टेंशन होगा ना, तो स्ट्रेस हो गया। नॉर्मल स्ट्रेस दो प्रकार, नहीं पढ़ना है इसीलिए खाली बता रहे हैं। नॉर्मल स्ट्रेस दो प्रकार का, एक टेंसाइल स्ट्रेस, एक कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस मतलब होता है जब ऐसे खींचेंगे बॉडी को तब टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएंगे, और कंप्रेसिव स्ट्रेस जब बॉडी को दबाएंगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेस हो गया। अब स्ट्रेन क्या होती है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ बटे, चाहे बॉडी को ऐसे, स्ट्रेन दो प्रकार का, एक टेंसाइल, एक नॉर्मल, और काफ़ी इंपॉर्टेंट दोनों है। टेंसाइल मतलब क्या करेगा? बाहर खींचेगा। कंप्रेसिव मतलब क्या करेंगे? दाबेंगे। तो मान लो ऐसे फोर्स लगा रहे हो बॉडी पर, जितना अंदर फोर्स उतना अंदर फोर्स लग रही है, लग रही है ना। शुरू में कितना था बॉडी का लेंथ? एल लेंथ था बॉडी का, ये सब फिगर नहीं मिलेगा। शुरू में कितना था बॉडी का लेंथ? फोर्स लगाए हो ना, खाना खाया था बढ़िया से, नमर जाएगा बॉडी। अब ये शेप बन जाएगा इससे, अब बॉडी का शेप क्या हो गया? ये, तो ये अब क्या हो गया? एल डैश हो गया। पहले कितना लेंथ था? L, फोर्स लगाए, लेंथ बड़ा हो गया, कितना हो गया? L dash. एल डैश हो गया। तो लेंथ में चेंजिंग हुआ ना, कुछ लेंथ बढ़ा ना, Yes, sir. तो वही स्ट्रेस बराबर होती है चेंज इन लेंथ और बटे ओरिजिनल लेंथ। length. डेल्टा एल क्या है? Change चेंज इन लेंथ कैसे निकालेंगे? टोटल लेंथ कितना है, L dash. उसमें से क्या घटा देंगे? L. क्या निकल जाएगा? Change delta. अब भाग किससे दे देंगे? Original length. पता चल जाएगा। स्टैटिस्टिक कहते हो चेंज इन लेंथ बटे Original length. डेल एल बाय एल, या एल डैश माइनस एल बटे एल। चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ, दिस इज स्ट्रेन। समझ में आ गया ना? ये बात होती है। नेक्स्ट पे लो जाओ। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, तीन प्रकार का स्ट्रेन। पहला लॉन्गिट्यूडिनल, अभी जो पढ़ा वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ही था। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, पहला स्ट्रेन क्या है? टेंसाइल स्ट्रेन बताया गया, ठीक है। कौन खा गया इसको? चूहा याद कर रहा था ना, याद नहीं हुआ होता मान लो, सोचा कि अपना हिस्सा काहे छोड़ेंगे, खा ही जाते हैं पेज को, नहीं। और यहाँ पर स्ट्रेन बताया गया, ठीक है। चलो नॉर्मल स्ट्रेन पर हो, नहीं नॉर्मल स्ट्रेन नहीं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। हाँ, एक यूनिट और भी है, वो जान लो, इसलिए तो कॉपी खोल के रखे हैं ताकि छूट न जाए कुछ हो ना। यहाँ बता देते हैं। टेक्निकल में जब कोई बनाने मकान में न्यूमेरिकल जो जाएगा, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर को ही कहा जाता है 1 मेगा पास्कल। क्या पढ़ेगा इसको? मेगा पास्कल। 1 न्यूटन पर mm, याद रखना, मीटर नहीं, ऐसा समझना, गलती कर दिया हमने, वो ऐसा ही होता है। जब भी कभी लिखा रहेगा 10 मेगा पास्कल, 5 मेगा पास्कल, तो उसका मतलब बुझना उतना न्यूटन पर mm स्क्वायर। समझ में आ गया ना? उसके बाद 1 मेगा पास्कल बराबर होता है 10 के पावर 6 पास्कल। कितना होगा? 10 के पावर 6 पास्कल। पास्कल, ठीक है।
मीटर स्क्वायर कहाँ लिखा है, लिख दिया वहाँ पर। 1 मेगा पास्कल बराबर ही पढ़े ना 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अच्छा ओ ठीक है, तो 1 मेगा पास समझो बताया गया उसमें। आगे चल कर भविष्य में दिक्कत होगा, हमको पता है, सबको दिक्कत होता है यहाँ पर गणित में। यहाँ पर हम यहाँ पर क्या लिखा है, न्यूटन 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर बराबर 1 मेगा पास्कल होती है ना, और मेगा मतलब और क्या होती है 6 पास्कल। अब तू पास्कल में पढ़े हो, बदलो पास्कल किसका मात्रक है, दाब का। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल है, और एम के एस में दाब का क्या होती है, पता है किसी को, तुम बताओ। दाब बराबर फार्मूला बल का न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर। तो 10 के पावर 6 न्यूटन पर क्या होंगे, मीटर स्क्वायर। ये 1 मेगा पास्कल बराबर 10 पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, लेकिन यहीं पर 1 मेगा पास्कल 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर है। दोनों अलग अलग चीज़ है, एक ही मत बुझना, एक ही चीज़ बराबर दो होती है नहीं। अब इससे क्या ला लेंगे हम लोग, ये ला लेंगे, तो वो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 10 पावर 6 न्यूटन पर एम स्क्वायर हो गया ना, 10 के पावर 6 न्यूटन अब बटे 1 मीटर गुना मीटर से होंगे। देखो 10 के पावर 6 न्यूटन, इसको बदलना एम है। तू बता 1 मीटर में क्या एम होगी, 1 मीटर खराब स्थिति है, किसको पता है, तुमको पता है 1000 mm होता है। दिक्कत होता है नहीं भी देख लो, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तुम जो स्केल यूज करते हो ना घर पर, उसमें क्या लिखा होता है सेंटीमीटर, उसके बीच के छोटका डिजिट को गिनना, वो 10 को पूरेगा। इसके बाद जाना और गिनना, 10 को पुरता है ना, तो एक एक खांचा के सेंटीमीटर दिखाता है, और वो छोटका छोटका एक एक डिजिट के बीच में जो मतलब लाइन है ना, वो एक एक mm को दिखाता है। यानी कि 1 सेंटीमीटर कितना भाग बटा गया है, 10 भाग में, और एक एक खांचा एक एक mm को दिखाता है। इसका मतलब एक एक खांचा एक एक mm को 10 खांचा, यानी कि 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर। ये एक बहुत अच्छा बता तुम बता दिए, 10 mm बराबर कितना हो गया, और कभी भूलोगे नहीं। आशा है कि ये बोले अभी 2 मिनट समझ में आया होगा, पता नहीं आया नहीं तो याद कर लो सीधा कि 1 सेंटीमीटर और कितना mm, 10 mm। वो कैसे होता है मैंने वो बता दिया। तो अब बोलो, तो यहाँ से एक चीज और जान लिया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 कैसे बताए, ये स्केल है ना, मान लो यहाँ से यहाँ तक, जैसे यहाँ देखो लिख लो था यहाँ पर, देखो थोड़ा सा, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर हुआ ना, इसको 10 भाग में डिवाइड किया गया है, एक एक खांचा के बीच का दूरी हो गया 1 1 mm, ऐसा से 10 गो है, क्योंकि 10 mm हो चुका है सब मिल करके, और 10 mm वो किसके टोटल बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। इसीलिए कहा जाता है 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर, या 1 सेंटीमीटर 10 mm। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, मतलब 1 सेंटीमीटर को 10 भाग में डिवाइड किया गया है। समझ में आ गया ना। तो 100 गुना क्या होगा यहाँ से 10 mm, तो यहाँ से 1 मीटर बराबर 1000 mm निकल गया, mm लिखा है यहाँ पर, तो ये हो गया 1000 mm हो गया। ठीक है, 1000 क्या हो गया, अच्छा चलो 1000, फिर इसका 1000 mm क्या होंगे, अरे गलती दे दिया, 10 का 10 का कितने होगा 6 कट जाएंगे, तो न्यूटन पर क्या निकल जाएंगे mm। इसीलिए लिखा गया है वहाँ पर 1 मेगा पास्कल बराबर क्या होंगे 1 न्यूटन पर मीटर। प्रूफ कर दिया। समझ में आ गया। कहा कौन बोला था केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा यार, खत्म हो जाएगा केमिस्ट्री, हो जाएगा, पढ़ेंगे ना भाई। अब पढ़ते हैं लॉन्ग, किसको मेहनत करता तो नहीं लगेगा, तो तुमको लगेगा बुखार। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन देखो, द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ ऑफ एनी इलास्टिक वायर इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बराबर फार्मूला देखो, देखो फार्मूला देखो, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन अभी जो पढ़ा था ना, लेंथ के अलोंग जो स्ट्रेन लगेगी, लेंथ के अलोंग बॉडी क्या कर रहे हो, पकड़ कर खींच रहे हो या पुल कर रहे हो, कुछ भी कर सकते हो, खींच भी सकते हो या दाब भी सकते हो या खींच भी सकते हो, तो वो होंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। मतलब लेंथ के अलोंग जो भी काम करो, इसको कर सकते हो ना, ऐसे कर सकते हो।
या ऐसे भी कर सकते हो। तो वो क्या लेंथ में चेंजिंग होगा ना, चाहे दाबो या खींचो लेंथ घटेगा बढ़ेगा ना, तो वही क्या होंगे लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंड। तो वो क्या होती है चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपन क्या हो गया, बस इतना रखना ध्यान में। उसके बाद 2 नंबर में है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखो लिखा है वहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक, वही होगा फिगर वॉल्यूमेट्रिक वही है, वॉल्यूम स्ट्रेन है ना। अच्छा वॉल्यूम स्ट्रेन है, ठीक है वॉल्यूम स्ट्रेन है तो हम लोग वहाँ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। हिंदी क्या है देखो तो, आयतन विकृति होगा हिंदी। तेरे पॉइंट ये फिगर ये शियर स्ट्रेन के होंगे नहीं, ठीक है। ठीक है क्या हिंदी था उसका, आयतन विकृति। ठीक है अब देखो वो जो अभी लॉन्गिट्यूडिनल सा समझा ना, ये सब जनरली यूज किया जाता है प्लेन बॉडी के लिए, मतलब जिसमें सिर्फ 2 डायमेंशन लंबाई होंगे और क्या होंगे, लेकिन जब मोटाई भी होंगे तब, जब मोटाई होंगे तब तो वॉल्यूम घटेगा बढ़ेगा ना। तभी से इसको सुना रहे थे ना, इसको हम लोग क्या मान के चल रहे थे प्लेन बॉडी। प्लेन बॉडी में सिर्फ लंबाई होंगे और क्या होंगे, मोटाई नहीं बराबर होंगे, तो लेंथ तब क्या घटेगा बढ़ेगा ना। नेक्स्ट समझा बात को, कुछ समझा। प्लेन बॉडी होंगे जब, जैसे यही एक पेज ले लो, अब मान लो यही जैसे एक पेज ले लिए हैं, इस पर स्ट्रेस भी लगाएंगे तो लेंथ घटेगा बढ़ेगा, इसलिए सिर्फ चेंज इन लेंथ कहते हैं। और यही जब किताब पर लगाएंगे ऐसे वैसे, तो कभी किताब छोटा हो, कभी कहने का कभी नंबर की पतला हो, कभी छोटा, यानी कि उस कंडीशन में वॉल्यूम भी चेंज होगा ना इसका, समझ रहे ना बात को। इसीलिए यहाँ पर क्या क्या गया है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या वॉल्यूम स्ट्रेन, आयतन विकृति। तो वॉल्यूम चेंज कितना हुआ, अब बटे पहले कितना वॉल्यूम था, वही हो गया वॉल्यूम स्ट्रेन। तो फार्मूला क्या हो गया इसका, चेंज इन वॉल्यूम। होती है बहुत सारा कंटेंट, थोड़ा सा भी दिया है पढ़ने के लिए, बाद में जाएंगे तो ढेर विस्तार उसका है, समझ में आ गया ना। बट ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम समझ में आ गया, अच्छी बात है। 3 नंबर में शियरिंग, SHEARING, शियरिंग स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेन ये क्या ना, SHEARING, ये हटा दो शियरिंग, यानी कि क्या लिखा है जी, अपरूपण। फर्स्ट नाम सुने हैं इसका हम तो, अपरूपण विधि। इसमें भी लिखा नहीं, अच्छा उसमें लिखा है वहाँ पर क्या लिखा है, अपरूपण विकृति। है ये फिगर है शेयरिंग स्ट्रेन का। देखो शियर फोर्स क्या होती है, जैसे मान लो कि एक ब्लॉक है, जैसे वहाँ पर ब्लॉक लिया गया है ऐसे करके, ये ब्लॉक पहले ऐसे था, ठीक है, क्या था ब्लॉक ऐसे था। अब शियर फोर्स लगाओगे तो टेंजेंसी लगाओगे ना, तो ऐसे थोड़ा सा झुक जाएगी पीछे, वो क्या होगी पीछे झुक जाएगी, यानी कि अब जो यहाँ का ये लाइन थी वो यहाँ पर चला गया, और ई वाला सरफेस कहाँ चला गया, यहाँ पर चला गया। तो ई फिगर कुछ मान लो यहीं पर कह दिया, ठीक है, यहाँ पर ये वाला जैसे कहते ना ऐसे पचक गया थोड़ा सा, ऐसे इधर से शियर फोर्स लगा रहे हो, ऐसे करके शियर फोर्स लगा रहे हो, ऐसे इसमें लगाएगा तो ऐसे नंबर हो झुक जाएगी बॉडी, झुक जाएगी तो ये लाइन चला गया यहाँ पर, ई लाइन चला जाएगा कुछ यहाँ पर, ऐसे कुछ यहाँ पर कह देते हैं अच्छा फिगर बनाने के लिए। अब बॉडी ऐसे बन जाएगी, वही फिगर यहाँ पर कहाँ है, कहाँ होता है, जानकारी ले सकते हो इससे। यानी कि पहले ये बी था और ये ए था, और ये मान लो क्या है, उसको क्या कहा है, डी कहा है। तो ए बी सी डी, ए पहले है, लेकिन अब बी कहाँ चला गया है, बी डैश पर चला गया। समझ रहे बात को, स्टार्ट में होता है, जानकारी तुम लेते नहीं हो जानकार लोग से, हमसे कहा पढ़ा दीजिए। ये बी डैश हो गया, क्या हो गया, ये सी डैश हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, तो शेयरिंग स्ट्रेन इज दैट स्ट्रेन ऑफ एनी बॉडी इन व्हिच शेप इन चेंज बट वॉल्यूम डज नॉट चेंज। इसमें सिर्फ क्या हुआ है, चेंज शेप चेंज हुआ है, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है।
कहने का मतलब है ऐसे करके और ना थोड़ा सा ऐसे हो गया, लेकिन वॉल्यूम उसका चेंज नहीं होगा। सिर्फ क्या चेंज हुआ है, शेप चेंज हुआ है। क्योंकि ये यहाँ पर था, ये आगे बढ़ा, ये भी ना आगे बढ़ गया ना, तो वॉल्यूम चेंज, सिर्फ क्या चेंज होंगी इसमें, शेप चेंज होंगी। वॉल्यूम, बट वॉल्यूम डज नॉट चेंज, इट इज आल्सो कॉल्ड शेयरिंग एंगल। नहीं जरूरी ये। चलो अब शेयरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला देखो। टेन इसको इंडिकेट करते हैं किससे हम लोग, थीटा से, नहीं लिखा है।